आज विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत अदालत के इस विशेषांक में। तो आज है विजयदशमी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत और मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को विजयदशमी की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी का आज जुड़ जाने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा टू ईच वन ऑफ यू। धन्यवाद। तो लग चुकी है अदालत, खचाखच भरा हुआ है अदालत का कमरा, क्योंकि इस अदालत में ऐतिहासिक फैसले होते हैं और इसीलिए हर सप्ताह शनिवार के दिन लगती है अदालत और बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं कि कब अदालत में भेंट हो, कब बाजार के टोले, कब नई चीजों की चर्चा करें। और आज एक नहीं बल्कि 10 चीजों की चर्चा करनी है। भाई विजयदशमी का दिन है और इसीलिए 10 चार्ट्स की चर्चा एक साथ लगातार रैपिड फायर अंदाज में आज की अदालत में हम करेंगे। ढेरों बातचीत करेंगे, बाजार की अगली चाल क्या हो सकती है इस पर मंत्रणा करेंगे हर सप्ताह की तरह, और साथ में जो प्रश्न आपके मन में कौंध रहे हैं उन प्रश्नों का भी निवारण करने का काम आज की अदालत में होगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कौन कौन और आ रहा है देखिए आपका स्वागत। अच्छा, एक प्रश्न करूंगा, उसके बाद आज की कार्रवाई को विधिवत शुरू करूंगा। प्रश्न मेरा यह है कि आप लोगों के लिए पिछला एक महीना कैसा रहा, यानी कि पिछले एक महीने में कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ है, कितने लोगों को नुकसान हुआ है। तो जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं उनमें से कितने लोग प्रॉफिट में हैं और कितने लोग नुकसान में हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो लिखिए प्रॉफिट, नुकसान में हैं तो लिखिए नुकसान। अच्छा, लिख रहे हैं कि सर मैं हर अदालत में केसेस सुनने आता हूं और पुराने चार्ट ऑफ द वीक देख के चार्ट रीड करना सीख गया हूं, आरपीटी डिफाइन करके ट्रेड ले रहा हूं, मार्केट के उतार चढ़ाव से अब डर नहीं लगता है। वाह, बहुत बढ़िया कुलदीप जी, आपका ये जो आपने संदेश भेजा है सुनकर पढ़कर बहुत आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप इसी तरह धीरे 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 करके अपने नॉलेज में वृद्धि करते रहें, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपकी नॉलेज में हो और उस नॉलेज को आप एक्शन में ट्रांसलेट कर पाएं, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और जरूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज की अदालत। और कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करनी है। 10 बड़े ही रोचक चार्ट्स की चर्चा हमें करनी है, तो उन सब रहा है और बहुत कुछ नया होने जा रहा है। आइए बिना समय गंवाए सीधे चार्ट्स का रुख करते हैं और मार्केट का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का देखने के लिए हम लोग काफी समय से अधीर हो रहे थे, क्योंकि निफ्टी में जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रहा है, ये है डेली चार्ट। आमतौर पर हम वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज आपके सामने ये डेली चार्ट आया। तो डेली चार्ट पर आपने देखा कि अच्छी खासी गिरावट पिछले 2 सप्ताह में दर्ज हुई और निफ्टी एक सपोर्ट पर आया, सपोर्ट से हल्का फुल्का एक बाउंस दर्ज हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो वो जो गति थी निफ्टी की बढ़त की, वो फिलहाल के लिए थम गई है, रुक गई है। और एक सपोर्ट यहाँ जरूर 24,750 24,800 के आसपास बना है, लेकिन निफ्टी में जो स्पीड थी, जो मोमेंटम था, उसका लोप होता हुआ हमें गए 2 सप्ताह में दिखाई पड़ा है। तो ये निफ्टी की रेंज है। रेंज मैंने चार्ट पर मार्क की, ये डेली चार्ट है। इसको आइए वीकली में तब्दील कर दें, क्योंकि हम हर सप्ताह अदालत में जो चार्ट देखते हैं वो वीकली चार्ट है। तो ये वीकली चार्ट है, मैंने रेखाएं डाल दी हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये फिलहाल निफ्टी की दशा है। तो निफ्टी की स्थिति यह है, जहां हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक ट्रेंड चल रहा था। अगर आप वीकली चार्ट पर ट्रेंड लाइन डालते हैं, चाहे फिर आप एक एक्सेलरेटेड ट्रेंड लाइन डालें, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन प्लेस करें, तो भी आप देखते हैं कि ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, उस पर किसी तरह का अभी तक कोई स्ट्रेस नहीं है, बाजार ट्रेंड लाइन के करीब भी नहीं आया है। भावना ये भी बन सकती है कि निफ्टी इसी दायरे में 24,800 से 26,000 के दायरे में काफी वक्त बिता सकता है। सपोर्ट 24,700 मान लीजिए नीचे की ओर और 26,200 ऊपर की ओर, और हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट कुछ समय बिताए, कुछ टाइम वाइज करेक्शन हो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव आए, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में कोई बड़ी तब्दीली ना आए, कुछ वक्त चला जाए, ये संभव है। तो इसकी संभावना दिखती है। इस चीज को ध्यान में रख करके आप अपना एनालिसिस कीजिए। वीकली चार्ट देखेंगे तो कुछ ऐसा बिगड़ा बदला आपको नजर नहीं आएगा। कुल मिलाकर यथास्थिति बनी हुई है, तो कुछ भी चेंज नहीं है और नीचे के लेवल से ठीक ठाक रिकवरी भी हुई पिछले सप्ताह। यानी कि जो लेवल्स हम बार बार, मैंने इस पर एक वीडियो रील भी बनाई थी कि 24,800 जो है ये मेक और ब्रेक सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है, और वहीं से उछाल बनते हुए और एक हैमर पैटर्न बनते हुए चार्ट पर नजर आया। तो जो चार्ट पर होना चाहिए वही होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें नियंत्रण में हैं और कोई ट्रेंड पर अभी तक क्षति नहीं पहुंची है। तो ये हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं। डेली चार्ट पर भी सपोर्ट है, वीकली चार्ट पर करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन करेक्शन के बाद कंटेन्ड करेक्शन है, यानी कि जितना होना चाहिए सीमित करेक्शन चार्ट पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली। यहाँ पर भी स्थिति कमोबेश वही है। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन अच्छा और स्पीड से आया। ये वीकली चार्ट का सपोर्ट है और इसको अगर आप देखें तो ये रेखाएं इंटेक्ट हैं। इसी दायरे में बैंक निफ्टी हो सकता है, जिस तरह निफ्टी के लिए हम कह रहे हैं कि 24,700 से लेकर के 26,200 के बीच में निफ्टी वक्त बिता सकता है।
50-500 से लेकर 54-300 के बीच में बैंक निफ्टी भी काफी समय बिता सकता है। तो ये दोनों ही इंडाइसेस जो हैं वो एक रेंज में कंसोलिडेट होने की स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा वक्त लेंगे दोनों इंडाइसेस, जिस बीच वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव होगा और आप देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, लेकिन हो सकता है इंडेक्स से बहुत ज्यादा मोमेंटम ना मिले। ये आपको स्थिति बनते हुए दोनों इंडाइसेस के चार्ट पर दिख रही है। अब देखिए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत शानदार रिकवरी आई, गिरावट अच्छी खासी आई और हमने देखा जो रिकवरी आई वो बड़ी इंप्रेसिव थी। आप देखिए कि निफ्टी भी पॉजिटिव में बंद होने में असफल रहा वीकली चार्ट पर, बैंक निफ्टी भी विफल रहा, लेकिन ये इंडेक्स देखिए न केवल पॉजिटिव बंद हुआ बल्कि एक बड़ा हैमर पैटर्न बना जिसका विक काफी गहरा नीचे बना हुआ। इसका मतलब नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आकर के बंद हुआ। सॉलिड अप ट्रेंड में अभी भी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक चैनल की रेखा यहां डाल दें और इसको इस तरह से एक चैनल में आप मार्क कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो चैनल है ये चैनल है जिसमें फिलहाल आपको स्मॉल कैप निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 2023 के अप्रैल से इसी चैनल में लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। अब आपने देखा कि पहले चैनल के लोअर एंड से 2 बार सपोर्ट मिला था और अब चैनल के अपर एंड से ही जो बीच की डिवाइडिंग रेखा है इसी से टकराकर 2-3 बार हैमर्स बने और इस बार भी इसी रेखा के करीब हैमर बना, यानी कि यही रेखा अब सपोर्ट का काम दे रही है। तो डायगोनल लाइन जो मैंने डाली है चैनल के बीच में, अगर आप एक रिग्रेशन लाइन प्लेस करेंगे तो वो भी यहीं पर आएगी। वही रेखा अब स्मॉल कैप निफ्टी के लिए सपोर्ट की भूमिका में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो रिकवरी आई है इससे काफी सहारा मिलना चाहिए और काफी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए क्योंकि ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से हुई है। तो ये आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट है, स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। और अब आइए बात करते हैं, इसके बाद सीधे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर जिसकी हम चिंता कर रहे थे पिछले सप्ताह, वहां क्या सूरत हाल है। अभी देखिए डॉलर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, अभी भी रुपया कोई मजबूती नहीं दिखा रहा है, रुपये में वही स्थिति बनी हुई है और जो ब्रेकआउट हुआ था 84 के ऊपर उस लेवल से ऊपर ही अभी फिलहाल डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर की तेजी जरूर चिंता का सबब बनी हुई है और इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार, कोई बदलाव, कोई उलटफेर अभी तक तो कम से कम नहीं आया, यानी कि डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर वर्सेस द रूपी और ये अपने आप में एक चिंता की वजह है और इसकी चर्चा भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी डॉलर के चार्ट को मिल चुका है। तो ये आपके सामने डॉलर की तेजी जो कि हमारे लिए एक सिरदर्द की वजह बनी हुई है। अब आइए देखते हैं भाई, ठीक है डॉलर तेज हो रहा है लेकिन इक्विटी बाजार संभल रहे हैं, ये अभी तक का मैसेज है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा सीधे यूएस मार्केट की करते हैं। तो आइए अगर नेस्डेक का चार्ट देखा जाए तो नेस्डेक के चार्ट पर अच्छी तेजी बनी है, नेस्डेक में स्ट्रेंथ दिख रही है। डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी आप देखें कि बड़ी जबरदस्त तेजी बनी है। डाउ जोन्स को भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, वहां से आपने देखा डाउ जोन्स में शानदार तेजी बनी और डाउ जोन्स बढ़ करके अब आप देखिए 42,700 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो तेजी जो है वो यूएस मार्केट्स में लगातार बनी हुई है, बावजूद इसके कि दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि खाड़ी में जंग जैसी स्थिति बन गई है और वहां तनाव है और बावजूद उसके कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी, बावजूद इन सारी परिस्थितियों के यूएस मार्केट नए हाईस, नए लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और इससे आपको और मुझे समझना चाहिए कि कई बार हमारी जो चिंताएं होती हैं उसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं होती है। मार्केट अपने ही वेट के कारण गिर जाता है और हम उसको कोई ना कोई एक मतलब, एक मीनिंग दे देते हैं कि ये गिरावट इस वजह से हुई क्योंकि खाड़ी के जंग से बाजार चिंतित है। अगर खाड़ी की जो संकट है उसकी चिंता होती तो केवल भारत के ही लोगों को नहीं होना चाहिए, सबसे पहले प्रभावित तो यूएस होना चाहिए। तो अगर उसका असर यूएस मार्केट्स पर नहीं दिख रहा है तो उसका असर भारत पर इतना क्यों दिख रहा है। तो कई बार बाजार की गिरावट के पीछे की वजहें अलग होती हैं, सेलिंग प्रेशर्स होते हैं जिनके चलते आप देखते हैं मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिलता है। तो अब आप देख रहे हैं कि एफआईआई निरंतर अपना शेयर्स बेचने पर आमादा है, लेकिन जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर भारतीय घरेलू निवेशकों का पैसा बाजार में आ रहा है जो कि मूल रूप से भारत के छोटे जो बचत करने वाले लोग हैं जो अपना पैसा बड़े पैमाने पर इक्विटी बाजार में डाल रहे हैं, उनकी ताकत पर बाजार रुका हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो एसआईपी का नंबर आया है इस महीने के लिए वो 24,000 करोड़ का है, 24,000 करोड़। तो अब आप देख रहे हैं ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 24,000 करोड़ रुपया हर महीने बतौर एसआईपी बाजार में उतर रहा है। नया पैसा है ये, बिल्कुल फ्रेश मनी दैट इज एंटरिंग द मार्केट ईच मंथ। और ये 24,000 करोड़ से क्या होगा, वही शेयर खरीदे जाएंगे जो बढ़ रहे हैं, वही म्यूचुअल फंड्स में ये पैसा जा रहा है। म्यूचुअल फंड के पास क्या विकल्प है सिवाय इसके कि उन शेयर्स को खरीदें जो बढ़ रहे हैं, जो कंपनियां अच्छी हैं। तो अच्छी कंपनियों के भाव बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये हम होता हुआ देख रहे हैं और इसके पीछे बड़े पैमाने पर नया पैसा जो बाजार में आ रहा है। और इसी वजह से एफआईआई भी बड़ी आसानी से माल बेच करके निकल भी पा रहे हैं क्योंकि ये पैसा जो है अब नए पैमाने पर, और ये देखिए ये चलता रहेगा।
सो दिस इज द पावर ऑफ द इंडियन मार्केट्स, जहां पर कि अब डोमेस्टिक सेविंग्स हमारी इक्विटी बाजार को नई दिशा की ओर ले जा रही है। तो डायनेमिक्स बदल रहा है, बाजार का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बदलाव आते हुए देख रहे हैं। तो ये ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स, इंडियन मार्केट्स, जल्दी से ऑयल का चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें पता लगे भाई खाड़ी की जो स्थिति है उसका तेल पर क्या असर पड़ रहा है। और हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं ये तो ये WTI क्रूड का चार्ट है जहां पर कि हमें कुछ हाल देख रहे हैं। WTI क्रूड के लिए सपोर्ट लाइंस मैंने पहले मार्क की हुई हैं। दायरा बंद कारोबार देख रहे हैं, 67 से 90 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो कोई $30 का बड़ा रेंज है जिसमें कि ये WTI ट्रेड कर रहा है। तो कोई खास ऐसे बड़ा उछाल भी नहीं आया, लेकिन हाँ नीचे के लेवल से रिकवरी आई है और उसका असर आपको ग्लोबल मार्केट्स पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्थिति है दुनिया के हर बाजार की। सारे मेजर जो मार्केट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम हर सप्ताह अदालत में झटपट कुछ ही मिनटों में कवर कर लेते हैं। एक दफे गोल्ड के चार्ट को भी देखते हैं जहां रैली लगातार चल रही है। ये यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड का चार्ट है जहां पर आपने देखा कि एक बड़ा ब्रेकआउट आया था $2000 के आसपास, वहां से 20% गोल्ड बढ़ा है। गोल्ड के 20% बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़े इसके मायने होते हैं। गोल्ड 20% बरसों में बढ़ता है, लेकिन यहां हमने देखा कि एक साल से कम के समय में कुछ महीनों में गोल्ड जो है $2000 से उठकर सीधा $2600 हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ी बात है। और इसका जो कारण है ये जियो पोलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हैं जिसकी वजह से तेजी हम गोल्ड के चार्ट में देख रहे हैं। तो ये है अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जिन पर आपकी निगाह होना चाहिए, और इन चार्ट्स को बड़ी ही करीब से देखें, समझें और एनालाइज करें। तो ये है अदालत की शुरुआत। ढेरों चार्ट्स की हमने बात की, अनेकों सवाल अदालत के सामने लंबित हैं। संदेश हमारे दीपक जैन जी ने लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि विद योर गाइडेंस एंड लर्निंग एंटर्ड योर मिशन ऑफ 10,000 करोड़पति लिस्ट। थैंक्स फॉर योर अदालत, वॉचिंग फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, यू हैव मेड मी मेंटली स्ट्रांग। दीपक जी वाह, करोड़पतियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं दीपक जी, और ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है कि भाई देखिए आप संघर्ष के इतने लोग शेयर बाजार में इतने अलग अलग प्रकार के विचार और प्लान्स लेकर के आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस सफलता को वाकई में हासिल कर पाते हैं। तो दीपक जी आपको साधुवाद। और जो कोई भी आज अदालत में सुन रहा है, मुझे नहीं पता है दीपक जी कितने सफल हुए हैं, लेकिन अगर कह रहे हैं तो मान करके चलते हैं कि सफल हुए होंगे। लेकिन आप सब लोगों को प्रेरणा अवश्य लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करके, सीख करके, लॉजिकली ट्रेड करके अगर ये हासिल कर सकता है तो बड़ी उपलब्धि है दीपक जी। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं आपको, और ईश्वर करे कि ये जो आपका करोड़पति में आप शामिल हुए हैं, बहुत जल्द आप डॉलर मिलियनेयर की श्रेणी में भी शामिल हो, यानी कि और नए पायदान और नई सफलता आपको प्राप्त हो। चलिए, इसके अलावा अनेकों और सवाल, अनेकों और टिप्पणियां आ रही हैं। और अच्छा, मोनिका जी का एक सवाल है, बिगिनर्स के लिए गाइडेंस कीजिए, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे कर सकते हैं, शुरुआत कीजिए मोनिका जी, छोटे से निवेश के साथ कुछ समय बाजार को समझने में लगाइए, सीखिए, पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितनी जानकारी मिल सकती है उतनी ही जानकारी हासिल कीजिए। शुरू में बहुत बड़ा पैसा कमाना है ये उद्देश्य न रखिए, या जल्दी पैसा कमाना है ये उद्देश्य न रखिए। थोड़ा समय लेता है ये काम। कोई भी अगर आप आज स्किल सीखने जाते हैं तो आप उसको सीखने में वक्त लगता है। अब मान लीजिए आप लॉयर बनना चाहते हो या आप सर्जन बनना चाहते हो, तो पहले दिन तो आप ओपन हार्ट सर्जरी कर नहीं पाएंगे। कुछ समय आपको असिस्ट करना पड़ेगा, किसी को केवल देखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर धीरे धीरे करके एक मकाम आएगा जब आप स्वयं से वो काम कर पाएंगे। या स्वयं से अगर आप लॉयर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर पाएंगे। स्वयं से अगर आप एक कोई म्यूजिशियन है तो स्वयं से कंसर्ट कर पाएंगे। तो वो लेवल आएगा, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे करके प्रयास करने पड़ेंगे और धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। और समय दीजिए, सीखिए। बहुत अच्छा समय ये है कि आज के युग में सीखना आसान हुआ है पहले की तुलना में, और जो चाहे आप सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। इतनी व्यवस्थाएं, इतनी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे करके पूंजी को सृजन कीजिए, और एक समय आएगा जब यू विल बी पार्ट ऑफ द करोड़पति सेट, और वो जीवन में भी लक्ष्य आपको जो आपने साधा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जरूर सफलता आपको उसमें मिलेगी। सचिन जी कह रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट पर क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आइए उसको देखेंगे। और इसके अलावा
चलिए, अच्छा, एक बड़ा अच्छा संदेश हमारे दीपक दीप जी ने भेजा है। वो लिख रहे हैं कि सर आपकी शर्ट का कलेक्शन बहुत प्यारा होता है। अरे वाह! आप ही हैं पूरे विश्व में दीपक जी जिनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप और मुझे अगर लग रहा है तो बाकी हमें दुनिया का क्या लेना-देना। तो दीपक जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अगर शर्ट पसंद आई हो आपको, और शुरुआत करते हैं। कई सारे प्रश्न अदालत के सामने लंबित हैं, तो फटाफट कुछ चार्ट्स देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। है स्टडी मेनिया विद डी का, उनका ये कहना है कि सर अदालत में कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर भी बात होना चाहिए। 3 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूं और बहुत कुछ सीखा है। तो भाई डी साहब, आपके इस आदेश को हम आदेश मानते हुए जरूर इस पर अमल करेंगे और बहुत जल्द ऑप्शंस की चर्चा भी अदालत में होगी। अगली अदालत का टॉपिक ही ऑप्शंस रहेगा। तो आपका सुझाव देने के लिए और हमें सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चार्ट देखते हैं। सबसे पहले कोटक बैंक का चार्ट देख लेते हैं झट से, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट पर बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आइए देखते हैं कि क्या वाकई में बन रहा है। तो सबसे पहले तो जो लकीरें हैं उन्हें हटा देता हूं। ये चार्ट है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको निश्चित ये पैटर्न नजर आएगा और बिल्कुल 100% इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यो बना है। ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा सा हेड, ये राइट शोल्डर, ये ब्रेकआउट, करेक्शन, वापस से तेजी बनते हुए दिख रही है। और इसका अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करें पैटर्न का, तो ये 1840 के स्तर हैं और ये 1540 मान लीजिए, तो लगभग 300 अंकों की गहराई है, 300 पॉइंट्स का डेप्थ है इस पैटर्न का। तो ब्रेकआउट लेवल अगर मान लीजिए ये है 1875, तो इसमें 300 जोड़ दें तो ये हो जाएगा लगभग 2175। तो जो टारगेट बनेगा चार्ट पर वो ये लेवल्स हैं, और सौभाग्य से या कहें संयोग से ये वही लेवल है जहां पर के रेजिस्टेंस की रेखा भी दिख रही है। तो ये टारगेट बन जाता है, ये पैटर्न बना हुआ है और निश्चित रूप से इसी पैटर्न को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जो कि सचिन जी ने पहचान लिया और प्रश्न किया। चलिए इसके बाद शिबी शिबू साहब, आज हमारे साथ एक युवा ट्रेडर जुड़ेंगे विनायक जायसवाल जी, तो उनसे भी बात करेंगे कुछ देर में। लेकिन उससे पहले और जो प्रश्न आ रहे हैं मैं उनको निपटा देता हूं। अच्छा, केरलाइट ट्रेडर साहब कह रहे हैं, माय डियर लॉर्डशिप, काइंडली टीच अस द परफेक्ट एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग इन वॉलेटाइल मार्केट। वाह, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है और जरूर इस पर काम होगा और बहुत जल्द शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग पर एक वीडियो के जरिए एक नई स्ट्रेटजी की चर्चा मैं करूंगा केरलाइट ट्रेडर साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुझाव देने के लिए। हाँ, रश्मिन शाह साहब हैं जो लिख रहे हैं कि सर पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है ये क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, पिछले 6 महीनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, आइए चार्ट देख करके समझते हैं। बड़े दिनों से हमने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के चार्ट पर निगाह नहीं डाली थी, तो ये आपके सामने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जहां पर के रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। पूरी तेजी की अगुवाई 2022 और 23 के सालों में निफ्टी बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स ने की। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2024 जैसे ही शुरू हुआ, वहां से थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई और 2024 में जो अभी तक के 8-9 महीने गए हैं, पीएसयू बैंक इंडेक्स का प्रदर्शन निफ्टी की तुलना में कमतर रहा है। अगर हम इसकी तुलना निफ्टी के चार्ट से कर दें तो आप क्या देखते हैं कि ये निफ्टी की तेजी है। यहां पर अगर आप देखें इस पॉइंट के बाद से, तो निफ्टी में बढ़त आते हुए नजर आए आपको, रेड लाइन निफ्टी की है और कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का है। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट आपको चार्ट पर दिखाई पड़ता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये इसका प्रमाण आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उससे दूर रहें, जो परफॉर्म कर रहा है वहां हमारा फोकस होना चाहिए। तो अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल साफ स्पष्ट चार्ट पर दृष्टिगोचर है और ये सवाल आया था। चलिए बहुत बढ़िया, और इनके अलावा कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं। अरे वाह, क्या सुझाव भेजा है ओम मोक्षिता पांडे ने। वो लिख रहे हैं कि सर आप 5 बादाम डेली खाया करो और सभी ट्रेडर्स को भी खाने चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट सजेशन, और मैं तो निश्चित रूप से अमल करता हूं इस पर, बाकियों को भी करना चाहिए। भाई देखिए, ट्रेडिंग ऐसा काम है जो कि दिमागी काम है और इसमें अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना और मेंटली शार्प रहना और उसके लिए सही डाइट लेना बहुत जरूरी बात है, और इस पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं पांडे जी। अच्छा, इसके अलावा और भी सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे शिव नंदन त्यागी जी हैं जो कंप्लेंट ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि स्मार्ट सुपर चार्ट वालों की ही कॉल लेते हो, मैंने आज तक ये प्रोग्राम कभी मिस नहीं किया, पर कभी हमारा प्रश्न नहीं लेते हैं। प्रश्न कीजिए शिवानंदन जी, निश्चित रूप से आपके प्रश्न पर मैं निश्चित रूप से बात करूंगा
केवल आप अपना सवाल लिख दीजिए। एक हमारे संदीप कुमार साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा है, अब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, थैंक्स अ लॉट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मोर पावर टू यू संदीप जी। और ईश्वर करे आप में और ताकत आए और आत्मविश्वास बढ़े। और ट्रेडिंग में आत्मविश्वास की बहुत जरूरत होती है, समय समय पर परीक्षा लेता है बाजार आपके आत्मविश्वास की, लेकिन अगर आप सही ढंग से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नियमों के अनुरूप काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के और पूरे विश्वास के साथ काम कर पाते हैं। बिटकॉइन का चार्ट देखिए, ऐसी फरमाइश आई है हमारे केरला ट्रेडर की, तो आइए बिटकॉइन के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। अरसा हो गया बिटकॉइन का चार्ट देखिए। तो ये हमारे सामने BTC यानी कि बिटकॉइन और बिटकॉइन बनाम डॉलर। अब ये जो निफ्टी पर हमने कंपैरिजन डाला था, इसको हटा देते हैं और ये आपके सामने बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में भी देखिए रेंज की रेखाएं जो डाली हैं उसी दायरे में पैक हुआ हुआ है ये हमारा बिटकॉइन, ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ रहा है। कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। बिटकॉइन को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, 15,000 16,000 तक फिसल गया था और क्रिप्टो के खिलाफ दुनिया भर में एक सभी लोग लामबंद हो गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं वापस से क्रिप्टोज और बिटकॉइन विशेष रूप से कंसोलिडेट कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 62,000 के ऊपर टिक पा रहा है। तो ये चार्ट की दिशा है, कंसोलिडेशन का दौर जारी है। ओके, अच्छा, इसके बाद ठीक है, एक हमारे आयुष बंसल जी ने प्रश्न किया है, वो कह रहे हैं कि माइंड फिलॉसफी के लिए कोई बुक वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। कई सारी ऐसी किताबें हैं जो कि साइकोलॉजी से जुड़ी हैं और स्पेशली ट्रेडिंग साइकोलॉजी से संबंधित अनेकों किताबें, वीडियोस और कई सारे टेक्स्ट हैं। कुछ समय बाद जरूर इस पर मैं एक वीडियो भी जारी करूंगा और उसमें एक रीडिंग लिस्ट भी आपके साथ जरूर साझा करूंगा जिसमें कुछ नाम होंगे। तो अच्छा सुझाव आपने दिया आयुष जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी को समझने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा पढ़ें। और जो आपने बात की फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी भी जरूरी है जीवन के लिए भी, जीवन को बेहतर सार्थक बनाने के लिए एक दर्शन होना चाहिए और ट्रेडिंग में भी सफलता के लिए एक बेसिक फिलॉसफी का होना जरूरी है। तो बहुत अच्छा गहरा सवाल है आपका और इस पर भी मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो के माध्यम से आपने जो प्रश्न खड़ा किया है इसको हम लोग एड्रेस कर पाएं। और बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं। दिलीप देसाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई ETF क्या है, शायद ये प्रश्न है, या ETF के चार्ट देखिए, ये प्रश्न हो सकता है। उन्होंने बड़ा एक क्रिप्टिक सा मैसेज भेजा है ETF, तो मैं मान करके चल रहा हूं कि दिलचस्पी इनकी ETF में है। मेरी भी बड़ी भारी दिलचस्पी है ETFs में। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, दुनिया भर के बाजारों में ETFs का बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे वैनगार्ड ETFs हैं, US मार्केट्स में बहुत बड़े पैमाने पर लोग ETF के माध्यम से पैसा लगाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक ETF टेक ऑफ नहीं कर पाए, कम से कम उतनी बड़ी AUM अभी तक ETF के जरिए राउट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे ETF बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ETFs देखिए, ETF वो चूज कीजिए जो कि आपकी थीम से मिलते हो। थीमेटिक ETFs हैं बहुत सारे, इंडेक्स जितने हैं उनके सबके ETF बन रहे हैं धीरे धीरे करके। निफ्टी ETF है, बैंक निफ्टी ETF है और कमोडिटीज के ETF हैं। गोल्ड का ETF हम सभी जानते हैं, गोल्ड बीज है। लिक्विड पैसा रखना हो तो लिक्विड बीज है। तो ETF बड़ी उपयोगी चीज है और उसको समझना चाहिए हमें। तो कई बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देने से भी ज्यादा बेहतर, आसान, सुविधाजनक और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ETF के जरिए पार्टिसिपेट करना। तो जितने भी ETFs हैं उनकी सूची तैयार कीजिए, देखिए कौन कौन से चार्ट्स उसमें से इंटरेस्टिंग है और कहां पर किस प्रकार से अवसर बन सकता है। तो जरूर ETF के जरिए भी आप अपनी निवेश की यात्रा शुरू कर सकते हैं। कई लोग शुरू में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं लेकिन पूंजी छोटी होती है तो डाइवर्सिफिकेशन मिलता नहीं। अब अगर मान लीजिए पैसे ही सीमित हैं और आप 20 शेयर लेने चले गए तो फिर क्या मिलेगा, लेकिन अगर 20 शेयर एक साथ एक ETF में मिल रहे हो तो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। तो इसलिए ETF इंपॉर्टेंट है और जरूर उसको आपको देखना चाहिए। इसके अलावा चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, एक हमारे विजय कुमार साहब लिख रहे हैं कि आपकी कल वाली वीडियो मैंने देखी, बहुत अच्छा किया, और कल जो आने वाला कल है उसका भी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले कल पर आएगा चार्ट ऑफ द वीक का थासु वीडियो। उसको भी विजय जी अंत तक देखिएगा और नियमित चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए, वीडियो देखते रहने के लिए, वीडियो की चर्चा करने के लिए, अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और सभी अपने सहयोगियों के साथ इन वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक हमारे होगे MB साहब हैं जो लिख रहे हैं कि जय श्री राम सर जी, मैंने मार्केट से थोड़ा पॉज लिया है, थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, 2 कदम पीछे रहते हैं। भाई बहुत अच्छा विचार है होगे साहब, और मैं मानता हूं कि समय समय पर बाजार से कुछ समय के लिए दूरी बनाना जरूरी है, विशेष रूप से जब सफलता बहुत ज्यादा मिल रही हो या फिर सफलता अपेक्षाकृत न मिल रही हो, यानी समय अच्छा चल रहा हो तो भी।
कभी कभार आपका समय ऐसा चलता है मार्केट में कि खुद विश्वास नहीं होता, खुद अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या वाकई में मैं इतनी सफलता डिजर्व भी करता हूँ। भाई जिस शेयर को हाथ लगा दूं वही बढ़ने लगता है, जो शेयर खरीद लूं वही अगले दिन फ्रीज पर होता है। कभी ये समय भी आता है, और कभी ऐसा समय आता है कि आपको लगता है कि बाजार कोई भगवान है ही नहीं, और बिल्कुल जो है सारा विश्वास उठ जाता है, और आपका मन नहीं करता ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का, बाजार देखने का, क्योंकि जो खरीद लेते हैं वही गिर जाता है। सब कुछ देख कर समझ कर निवेश करते हैं, फिर भी बार बार चोट पहुंचती है, तो कई बार वो स्थिति भी आती है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में थोड़े देर के लिए ब्रेक ले लेने में हर्ज नहीं होता। तो आपका निर्णय मैं पूरी तरह सहमत हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक पीरियोडिक ब्रेक्स, टाइम आउट्स फ्रॉम द मार्केट। तो थोड़ा समय निकाल करके अलग से अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, वापस से कुछ पढ़िए, सीखिए, बड़ी पिक्चर देखिए, अपनी गलतियां ढूंढिए। अगर कोई नुकसान में रहे हो, अगर नुकसान में न भी रहे हो तो भी अपने सिस्टम और प्रोसेस को रिव्यू कीजिए, और फिर जब आपको लगता है कि नहीं वापस से अब जो है मन कर रहा है निवेश करने का, काम करने का, तब लौट आइएगा। तो बाजार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि और किसी दफ्तर कारोबार में आप हो, मान लीजिए दुकान चल रही हो, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1-2 महीने के लिए दुकान बंद करके आप सोचें कि भाई चलो बंद कर देते हैं, 3-4 बाद महीने फुर्सत से खोलेंगे। तो वो नहीं हो सकता है। दुकान तो रोजाना खुलनी पड़ेगी। एक बार आपने बंद कर दी तो फिर पुनः नहीं खुलती है। लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप जब चाहें ये पीरियोडिक ब्रेक्स ले सकते हैं। तो हो गए एमबी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अगर ब्रेक ले रहे हैं कुछ समय के लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं और मैं सवालों पर लौटूंगा, ढेरों बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले हमारे विनायक जायसवाल जी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, और उनसे जुड़ते हैं, सुनते हैं क्या कहना है। विनायक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। नमस्ते सर। वाह वाह विनायक जी, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आज दशहरे के दिन समय देने के लिए। तो विनायक जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यंग ट्रेडर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो विनायक जी कहाँ से हैं आप, पहले तो ये बताइए। ऐसे तो सर कलकत्ता से हूँ, पर मैं अपना भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो ये अच्छी बात है। देखिए अभी तक हमारे पास जितने भी लोग आते हैं आमतौर पर वो अपने लिए ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनली किसी जॉब में रह करके ट्रेड कर रहे हैं हमारे विनायक जी। और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है कि जो बड़े ट्रेडिंग हाउसेस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, कई बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने दफ्तर में ट्रेडर्स हायर करते हैं और फिर उनको कुछ पूंजी देते हैं और फिर वो ट्रेडर जो है वो ट्रेड करते हैं। तो इस तरह का कोई सिस्टम है, मुझे लगता है विनायक जी जिससे जुड़े हुए हैं, और बेंगलोर में बेस्ड हैं, वैसे कलकत्ता के हैं। तो विनायक जी, अब आप प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं, तो जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं और जब आप अपने लिए करते हैं, तो उन दोनों परिस्थितियों में, उन दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस महसूस होता है? साइकोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है अपने लिए ट्रेड करना, या जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं तो वो ज्यादा डिफिकल्ट? नहीं सर, जॉब के लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल है क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा है। बड़ा पर जितना आपने सिखाया है कि सबसे तो सिर्फ सिस्टम से देख के एंट्री करना है, एग्जिट करना है, वही करना है। ऐसे में जूनियर ट्रेडर हूँ, सीनियर्स भी है मेरे, उनको बहुत अच्छा लगता है। काफी अच्छे सीनियर्स भी मिल गए मुझे, उनको मेरा सेटअप भी काफी अच्छा लगता है। पर अब तो जब से आपसे जुड़ा हूँ तो सिस्टम देख के घुसना है, सिस्टम देख के निकलना है। कुछ गलतियां थी मेरी कि स्टॉप्स नहीं काटता था, कुछ जगह फंस जाता था। तो आपसे लास्ट टाइम जब मैंने मुलाकात हुई थी, हाँ, संपदा शिविर में, तो आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि बहुत बढ़िया, मजा आ गया। विनायक जी गायब हो गए, विनायक जी। चलिए, विनायक जी को लगता है किसी तकनीकी गड़बड़ के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। विनायक जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज मिल रही है विनायक जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ पल में दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे विनायक जी को। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कह रहे थे, और एक प्रोफेशनली एक सेटअप से जुड़े हुए हैं, और ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और एक बात जो उन्होंने की कि भाई जब आप अपने लिए ट्रेड करते हैं तो अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं। अरे वापस आ गए, लीजिए विनायक जी, आवाज आ रही है? बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हेलो, हाँ विनायक जी, आवाज मिल रही है आपको? हमें आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर। चलिए, सुन पा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे विनायक जी। तो आप बता रहे थे कि किस प्रकार से अपने लिए ट्रेड करने के प्रेशर्स अलग हैं और प्रोफेशनली ट्रेड करने के। हाँ, आवाज आ रही। अगली ज्ञानशाला के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो परमार साहब, बहुत जल्द अदालत नई ज्ञानशाला होने वाली है, और ये ज्ञानशाला दीपावली के आसपास होगी। विनायक जी को अपने साथ देखते हैं विनायक जी तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं। सुन पा रहे हैं विनायक जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। तो वही, तो जब से आपसे मिला, आपने डाटा था कि ये सब बहाने हैं, आपको काटना है तो काट ही देना है, तब से तो एकदम ही सिस्टम बेस्ड, और कुछ सोचना ही नहीं है, बिना सोचे सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, एंट्री में भी और एग्जिट में भी। और 1 साल बाद हम फिर मिल रहे हैं। लास्ट अक्टूबर आया था मैं अदालत में, तो 1 साल बहुत ही अच्छा रहा। कैपिटल भी मैंने इंक्रीज किया। आई थिंक 16 मंथ्स हो गए मुझे प्रोफेशनली ट्रेड करते हुए, 14 प्रॉफिटेबल थे उसमें।
और ऐसे ट्रेड काफी समय से कर रहा हूँ, बट आपसे जब से जुड़ा हूँ तो काफी मतलब आप, ऐसा लगता है मुझे कितना अच्छा मेंटरशिप मिल गया है, स्पेशली टीकेपी में, बहुत कि बढ़िया, हर मजा महीने। आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी अभी कही है हाँ विनायक जी ने कि भाई हाँ देखिए डांट पड़ी तो डांट पड़ने का बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि देखिए कई बार कोई कान खींचने वाला भी चाहिए। उसके बिना क्या होता है कि हम लोग अपनी दिशा में धुन में चलते रहते हैं। तो अच्छा हुआ कि भेंट हो गई, भेंट हो गई तो कुछ नया पता लग गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। कोई भी स्किल आप सीखते हैं तो उसमें समय लगता है, गलतियां होती हैं, कोई रोकने टोकने वाला चाहिए होता है, फिर धीरे 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 करके आप उसमें ग्रो करते हैं। और अभी तो विनायक जी यंग हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जबरदस्त काम करेंगे। तो विनायक जी अब ये बताइए, कोई ऐसी डिस्कवरी, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने हाल फिलहाल में इस्तेमाल किया हो, सीखा हो, कोई चीज पता लगी हो, जो आपको लगता है कि भाई ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी और अगर ये पता होती तो डेफिनेटली मेरी ट्रेडिंग बेहतर हुई होती। तो कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए? सर, रोज सारे चार्ट्स देखना बहुत सिंपल है, पर अच्छा। अगर रोज सब चार्ट देख रहा हूँ तो हम्म। विदाउट अ डाउट आई एम एट द फोर फ्रंट ऑफ मार्केट्स। अच्छा। बस बहुत सिंपल ही सा सजेशन है, बट 300 400 चार्ट्स मैं रोज ही देखता हूँ, फिर हम्म। उसमें से आउट परफॉर्मेंस हो गया तो तो ऐसे सिलेक्शन आते हैं उसके बाद कि आपने थोड़ा देर पहले कहा था कि लगता है मार्केट जो चीज छू रहे हैं वही चल रहा है, हम्म। तो वैसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि एकदम सिंपल, कि एकदम डिसिप्लिन के साथ सारे आपको चार्ट्स देखने से बहुत ही हेल्प बहुत आता है। काम की बात बोली वैसे विनायक जी ने कि देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आप जो चार्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसको ही हाँ देख लेते हैं, या आप मान लीजिए 400 स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, तो अब हाँ 400 में से आपने क्या किया कि कोई 25-30 जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो देख लिए, बाकी सोचा कि अभी तो पोजीशन लेना ही नहीं है, वही देख लेते हैं जो एकदम काम के। तो क्या कि आपका एनालिसिस उसी समय थोड़ा सा कमजोर हो गया, आपको सारे चार्ट्स देखने हैं एकदम सर। इनरिस्पेक्टिव ऑफ आप उस पर ट्रेड करें या ना करें, या उनमें कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। जो आपकी लिस्ट है उस चार्ट को नियमित अगर आप रूल बेस्ड तरह से देखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में उसका असर पड़ता है। और मैं इस बात के लिए पूरी तरह विनायक जी के साथ सहमत हूं। तो फोकस क्या करना चाहिए कि जो हमारी सूची है वो पूरी सूची देखें और ध्यान से देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने के लिए बस एकदम। एक बटन दबा दबा के चार्ट बदलते चले गए। देखिए उसमें 2-2 मिनट लगाइए और आप देखेंगे कि कई बार नए इंसाइट्स मिलते हैं। आपको ये पता लगता है नहीं ये पूरा सेक्टर वीक हो रहा है, मैंने अभी 5 चार्ट देखे, पांचों कमजोर दिख रहे हैं, सभी में सपोर्ट टूट रहा है, निफ्टी के बनिस्पत कमजोर दिख रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो रोजाना चार्ट देखने से धीरे 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 करके आपको समझ आती हैं और आपका एनालिसिस जो है वो ज्यादा पुख्ता, ज्यादा कारगर हो जाता है। तो बहुत काम की प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दी है हमारे विनायक जी ने। तो विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका अदालत में आने थैंक के यू सर। लिए। थैंक यू सर, आपसे बहुत जल्दी वापस मिलूंगा। को देखकर कई सारे ऐसे युवा ट्रेडर्स होंगे जो कि खुद से ट्रेड करने से ज्यादा किसी ऑफिशियल सेटअप में प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते होंगे। तो उनको क्या राय देंगे आप विनायक जी, कैसे प्रोफेशनल सेटअप्स क्या भारत में कई सारे हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो जरूर बांटिए। ऐसे तो सर बहुत है, मैंने भी कई किताब पढ़े, बहुतों को फॉलो किया, बट नौकरी से आजादी एंड टीकेपी एंड टर्टल ट्रेडिंग, अरे दैट हैज लेवल्ड अप माय गेम सो मच। द रिटर्न्स व्हिच आई हैव मेड बहुत ही अमेजिंग। मेरे को खुद ही बिलीव नहीं होता है कि कैसे चल रहा हूँ। गलतियां भी हैं, कई जगह फंसा हूँ, अभी भी फंसा हूँ, बट वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जब से आपने मेरे को गाइड किया एंड मेंटरशिप किया है, इट्स अमेजिंग। हेल एंड हेवन डिफरेंस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हमारे विनायक जी थे जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं ट्रेडिंग सेटअप में, जो कि बहुत नई चीज है और काफी यंग लोग हैं जो कि इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक डेंजरस एक्स फैक्टर साहब हैं, पहले तो नाम देखिए इतना डेंजरस और इतना धमाकेदार इनका है, फिर कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लें सर। तो भाई बिल्कुल आपका नाम ही इतना जबरदस्त है, डेंजरस एक्स फैक्टर। वाह, धन्यवाद आपका आज के अदालत में हिस्सा लेने के लिए। और विजय कुमार जी कह रहे हैं कि आपकी वीडियो से काफी मोटिवेशन मिला है। और अच्छा, SKV साहब लिख रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है, इसके बारे में क्या थिंकिंग है? भाई देखिए वीकली एक्सपायरीज में बहुत बड़े पैमाने पर हम देख रहे थे कि ट्रेडिंग इंटरेस्ट बढ़ रहा था और इससे ऑप्शन की ट्रेडिंग बहुत जरूरत से ज्यादा हो रही थी। और रिटेल साइड जो है बाजार का, जो कमजोर लोग हैं, नए लोग हैं, वो भी बड़े पैमाने पर ट्रेड कर रहे थे। और इस चीज पर थोड़ा सा लगाम कसने के उद्देश्य से वीकली एक्सपायरीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो मेरी राय में अच्छा निर्णय है और इसका फायदा होगा, बाजार थोड़ा मैच्योर होगा और जो सही दिशा में पैसा चैनलाइज होगा, तो अच्छा निर्णय है। और इसके अलावा ओके, ठीक है, एक सवाल आया है अभी अभी और ये एडवांटेज संजय जी ने पूछा है
वो कह रहे हैं कि सर सारे गामा में भी क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है? तो आइए चार्ट देखते हैं। ये सारे गामा का चार्ट है और ये यहाँ पर ब्रेकआउट है और सवाल ये है कि क्या यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? भाई देखिए वीकली चार्ट पर तो कहीं नहीं है, डेली चार्ट भी एक दफे देख लेते हैं। हाँ, डेली चार्ट पर जरूर है। इसको कहा जा रहा है कि लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेक लाइन। लेकिन देखिए ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर जैसी आकृति जरूर बनी हुई है, लेकिन वीकली चार्ट पर पैटर्न ये नहीं है। तो इसको हेड एंड शोल्डर कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, हेड एंड शोल्डर बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट भी है चार्ट पर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। देखिए इस चार्ट को देखने से ये चीज भी आपको समझ आती है कि एक ही स्टॉक में वीकली और डेली चार्ट्स के बीच में कितना जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो इसीलिए दोनों चार्ट्स जब आप देखते हैं, डेली देखते हैं तो डेली पर्सपेक्टिव से डेली देखिए, और जब आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो फिर डेली को ना देखें, वही चार्ट देखिए जिससे आपका सरोकार है। तो दिस इज द वीकली चार्ट फॉर सारेगामा इंडिया, जहां बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे शाहिद जी का प्रश्न है। उनका सवाल ये है कि शाहिद खान साहब का सवाल ये है कि नमस्कार सर, अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में बताइए। तो देखिए अनलिस्टेड शेयर्स कौन से होते हैं? जो कंपनियां अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन आने वाले समय में लिस्ट हो सकती हैं। ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनियां, मिसाल के तौर पर एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग और सेलिंग हो रही है। वो शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में वो उपलब्ध है, तो बहुत सारे लोग अनलिस्टेड में शेयर खरीद लेते हैं। फिर देखिए जब कंपनी लिस्ट होती है तो एक लॉक इन का पीरियड होता है जो कि 1 बरस का होता है। तो खरीदने के साल भर बाद, आप लिस्टिंग के साल भर बाद तक उसको नहीं बेच सकते हैं। तो जो लिस्टिंग से पहले खरीदे गए शेयर हैं वो लॉक इन में आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बड़ा हमने जंप लिस्टिंग के बाद देखा है, या लिस्टिंग बहुत शानदार हो रही है, अनलिस्टेड में वो सस्ते में उपलब्ध होता है। कई बार ऐसा होता है और कई बार ये भी देखा गया है कि अनलिस्टेड में शेयर की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लिस्टिंग के बाद वो उतनी अच्छी लिस्टिंग शेयर को नहीं मिलती है। तो ऐसा भी कई बार हुआ है। तो अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी की परेशानी रहती है, प्लस किससे खरीदें, कैसे खरीदें, ये बड़ी समस्या रहती है। तो अगर आप उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो बहुत जल्द अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स पर एक विशेष वीडियो में लाने जा रहा हूँ और उसके मार्फत हम इस पर चर्चा करेंगे और एक विशेष अतिथि को भी आमंत्रित करेंगे जो कि इस विषय पर और हमें जानकारी देगा। तो अनलिस्टेड शेयर्स में कैसे निवेश करें, इस पर कोई पूरा विस्तार से कार्यक्रम में लाने जा रहा हूँ, बात करेंगे इसकी। लेकिन सवाल आपका अच्छा है। अच्छा, एक सवाल आया है अभी अभी हमारे गेम स्टार 70 का। वो ये कह रहे हैं कि निफ्टी जो बीएससी इंडेक्स है, बीएससी में जो तेजी आई है, इसको देखते हुए क्या एचडीएफसी एमसी और साथ में नुवामा जैसी कंपनियों के चार्ट देखने चाहिए? तो आइए एचडीएफसी एमसी और नुवामा बीएससी तीनों चार्ट देखते हैं। छठ से सबसे पहले बीएससी का चार्ट देख लें। वाह क्या तेजी बनी है, अद्भुत तेजी, शानदार तेजी, ब्रेकआउट्स कई बार हुए, हर ब्रेकआउट आने के बाद और उससे बड़ी तेजी इस चार्ट पर हमने आते हुए देखी। और देखिए किस रफ्तार से बीएससी का शेयर चल रहा है। नुवामा देख लेते हैं, ये आपके सामने नुवामा वेल्थ, लगातार तेजी, बड़ा करेक्शन आया, फिर उतनी रफ्तार से तेजी बन रही है, यहाँ पर भी तेजी का आयाम है। और एचडीएफसी एमसी का जहां तक सवाल है तो ये आपके सामने एचडीएफसी एमसी, यहाँ पर भी तेजी जारी। तो जो पूरा स्पेस है इसमें हम अच्छा मोमेंटम और स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक इसके बाद सवाल आया है कि पतंजलि का चार्ट देखिए। ये सवाल किया था अंजलि पहुजा जी ने, तो आइए पतंजलि का चार्ट देख लेते हैं। ये पतंजलि का चार्ट है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन भी डाली हुई है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया, करेक्ट हुआ, सपोर्ट से सपोर्ट लिया और वापस से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो ये चार्ट है और देखिए कितना इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, रेखाओं की कितनी ताकत है इस चार्ट पर, ये आपको चार्ट देखकर समझ आता है। तो पतंजलि का चार्ट है जहां अच्छा उछाल आते हुए इस सप्ताह देखने को मिला है। तो सेवरल चार्ट्स दैट वी आर फोकस्ड ऑन, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल आया है कि सफायर फूड्स का चार्ट देखिए। तो आइए सफायर फूड्स का चार्ट भी देखते हैं जहां अच्छी तेजी बनी है और स्ट्रेंथ दिख रही है। कंसोलिडेशन हुआ, महीनों चला, ब्रेकआउट हुआ 318 के ऊपर, 380 400 तक स्टॉक बिना रुके जा रहा है, तो तेजी दिख रही है। यहाँ पर भी अब ट्रेंड। अब एलओसी कहाँ डालें ये है सवाल। तो आइए एलओसी देखते हैं कहाँ डालना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की रेखा हो गई और ये बड़ा सपोर्ट है इस रीजन में।
तो आपके लिए 314-15 के आसपास सपोर्ट है, इसको एलओसी मार्क करके चलना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग करा के कैपिटल के अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इनका सवाल ये है कि क्या ट्रेडिंग करके जो कैपिटल अक्यूमुलेट कर रहे हैं उससे बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? करना ही चाहिए, करना ही होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से पैसा अर्जित करते हैं, और जब ट्रेडिंग में अच्छे स्किल्स आने लगती हैं, रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो जो आपको प्रॉफिट आता है उससे फिर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आप भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेडिंग की स्किल्स अच्छी होना चाहिए और ट्रेडिंग में अच्छी सफलता मिले आपको, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो सफलता आपको मिलती है। तो कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हमने देखे और कई सारे चार्ट्स पर चर्चा की। अच्छा हाँ, एक चीज तो आपको बताना ही भूल गया, और वो है कि टीकेपी यानी कि ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स शुरू हो रहा है। इसी फटिक के बाद एक चार्ट, अगर आप चाहते हैं कि कोई चार्ट इसमें आपका भी शामिल हो तो सुझाव भेज सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 10 इंटरेस्टिंग चार्ट्स वन आफ्टर दी अदर। तो इसके अलावा भी कोई चार्ट जल्दी से आप चाहते हो रैपिड फायर अंदाज में देखा जाए तो फटाफट उसका नाम भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस चार्ट को भी हम लोग शामिल कर लें। चलिए वापस चार्ट की ओर लौट आते हैं। 10 चार्ट कौन से हैं? 10 चार्ट एक के बाद एक हम लोग देखेंगे, तो तैयार रहिए। और 10 चार्ट्स क्विकली। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं 10 इंटरेस्टिंग चार्ट्स की। सबसे पहले जो चार्ट देख रहे हैं ये है निफ्टी कैपिटल मार्केट। इसमें इंडेक्स नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन आइए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स देखते हैं। पूरे बाजार का इंडेक्स है ये, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तेजी बनी। और निफ्टी ये पूरा बाजार है, यानी कि जो पूरा मार्केट इंडेक्स है वो हम यहाँ देख रहे हैं, और कैसे इसमें तेजी बन रही है। कोई एक सेक्टर या जैसे अब निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, इसमें पूरा बाजार है, और ये आप देख रहे हैं कैसी तेजी इसमें देखने को मिल रही है। एक चार्ट और जो इसके अलावा देखेंगे, जहाँ पर हम एक बहुत सॉलिड मूव देख रहे हैं, ये सीजी पावर का चार्ट, इसको भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार का नया मोमेंटम, बड़ा ब्रेकआउट, एक सॉलिड अप ट्रेंड चल रहा है, तो बाजार में उठा पटक रही। इस स्टॉक के दिन फिरे जब यहाँ पर आप देखिए मैनेजमेंट टेक ओवर हुआ और 20 रुपए का शेयर आज 800 रुपया चल रहा है। तो ये मैजिक है शेयर बाजार का कि 20-22 रुपए चला करता था 2020 में, मैनेजमेंट चेंज हुआ स्टॉक का, और वहां से आपने देखा क्या जबरदस्त जर्नी है। तो दिस इज द रियल मैजिक ऑफ द मार्केट्स। तो ये चार्ट जरूर देखना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि अगर सही चार्ट सही जगह पर किसी भी समय पर किसी ठीक ब्रेकआउट को अगर आपने आइडेंटिफाई करके पार्टिसिपेट किया तो यू हैव मेड मनी। तो ये सीजी पावर का चार्ट है जो कि जरूर स्टडी करना चाहिए। अभी हमने टोटल मार्केट का चार्ट देखा, निफ्टी के निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का चार्ट देखा। इसके बाद आइए एक चार्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल मेरी राय में, और ये चार्ट है निके का। तो ये निके 225 का चार्ट है, जहां पर हमने बड़ा फॉल देखा। आपने देखा किस प्रकार से गिरावट आई और फिर कितनी शार्प रिकवरी आई। और निके में भी वॉलिटिलिटी ज्यादा है लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, ये एलओसी है, तो निके वापस नई बुलंदियां छू रहा है। तो जो अभी हाल में संकट आया था वो संकट देखिए कितनी अच्छी तरह से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इस बाजार में वॉलिटिलिटी बहुत है, न्यूज फ्लो की वॉलिटिलिटी भी बहुत है, लेकिन आप देखिए कि जो कोई भी संकट आता है बहुत जल्दी से बाजार उसको पचा करके आगे बढ़ जाता है। फिर चाहे बाजार हमारे हों या जापान के, इसका मतलब रेजिलियंस है, इंटरनल स्ट्रेंथ है। ये आपको चार्ट से समझ आता है देखकर। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा, और साथ ही स्टडी कीजिएगा एनवीडिया के चार्ट को, जिसको पिछले सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में भी जगह मिली थी। और ये एनवीडिया का चार्ट है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट इस सप्ताह आया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है। एक ब्लैकवेल करके जो नया चिप आ रहा है, इसकी मांग इस तेजी से बढ़ रही है कि इसका बड़ा फायदा एनवीडिया को होगा। तो एनवीडिया के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन सकती है, जिस प्रकार की तेजी बन रही है, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर इस चार्ट का है। तो वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। और लास्ट वीक ही चार्ट ऑफ द वीक में हमने एनवीडिया के चार्ट का भी जिक्र किया था। तो कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, धमाकेदार रैपिड फायर अंदाज में चार्ट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक चार्ट का तुरंत जो है रुक कर रहे हैं, और ये चार्ट है अडानी एंटरप्राइजेस। तो अडानी एंटरप्राइजेस है, काफी समय से मौन है ये, विच इज अनकैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस स्टॉक। तो हम क्या करेंगे कि एक रेंज मार्क करेंगे चार्ट पर, और आप देख रहे हैं कि काफी घटनाक्रम चल रहा है। ये रेंज है 2800 लगभग नीचे, 3400 ऊपर, और आप देख रहे हैं 600 रुपए के बैंड में
अडानी एंटरप्राइजेस कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस चार्ट को भी कभी भी निगाह में जरूर रखिएगा, देखते रहिएगा मोमेंटम बन रहा है कि नहीं, लेवल्स पार हो रहे हैं कि नहीं, तो इस चार्ट को भी स्टडी करते रहना जरूरी है। सो दिस इज द चार्ट फॉर अडानी एंटरप्राइजेस। इंटरेस्टिंग चार्ट है। एक चार्ट एसआरएफ का बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चार्ट पर आप देखिए सालों साल से ये रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक इस रेंज को पार नहीं कर पाया और ये बहुत लंबी रेंज हो गई। 2021 से 2024 3 बरस से एसआरएफ इसी रेंज में है। अब देखिए कभी ना कभी तो इस रेंज से बाहर आएगा ही, लेकिन जब आएगा तो वो बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा और इसलिए इस चार्ट पर भी आपकी निगाह बनी होना चाहिए। लंबी रेंजेस किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, अगर इसका एक कॉपी बुक एग्जांपल आपको चाहिए तो सामने पेश है एसआरएफ का चार्ट, जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। तो कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं इस स्पेस में, केमिकल्स में, जो नई तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं और बहुत समय से एसआरएफ अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक सीमित दायरे का कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चार्ट है फॉर एसआरएफ। आइए आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट और देखते हैं। दिस चार्ट इज फॉर टेस्ला। अब टेस्ला में क्या खबर है? खबर है कि जो अनमैन टैक्सी, रोबो टैक्सीज की जो खबर आ रही है, इसके बाद टेस्ला में गिरावट आ गई है और उठापटक चल रही है। बाजार ने इस खबर को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, चार्ट क्या कह रहा है, इसलिए इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। तो आप देखते हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और फिर जो कल का फॉल हुआ, देखिए कल कितना गिरा था, कल गैप के साथ नीचे खुला ये रोबो टैक्सी के अनाउंसमेंट के बाद और फिर आपने देखा ये गैप बन गया चार्ट पर। तो ये टेस्ला का चार्ट है, इस चार्ट को भी जरूर स्टडी कीजिएगा। टेस्ला भी हमारे युग का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, तो इसको भी स्टडी करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए और इसको समझना जरूरी है। तो ये आपके सामने टेस्ला का चार्ट है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि रैपिड फायर में कोई आपका चार्ट है जिस पर बात करनी चाहिए तो जरूर हम लोग करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक चार्ट और देखते हैं और ये है निफ्टी पीएससी। अभी हम लोग निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात कर रहे थे, ये निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भाई तेजी तो कायम है लेकिन कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पर भी गति में कुछ कमी आते हुए दिख रही है। तो सरकारी कंपनियों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, तो इसलिए इन चार्ट्स को देखना है। एक स्पेस है जो अपनी दिशा में चल रहा है और वो है शुगर स्पेस। तो अगर हम शुगर के चार्ट्स देख लें कुछ, मिसाल के तौर पर ये चीनी है, जबरदस्त अप ट्रेंड, शानदार अप ट्रेंड और लगातार आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत। और इसके साथ आप बाकी सारे शुगर स्टॉक्स को भी जोड़ देते हैं, जैसे हम एआईडी पैरी को जोड़ देते हैं और फिर इसमें अगर मान लीजिए हम धामपुर चीनी को जोड़ देते हैं, फिर हम प्राज को भी जोड़ देते हैं। तो अब जो आप चीज देख रहे हैं, दिस इज एन इंडेक्स ऑफ सेवरल शुगर स्टॉक्स कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये कंबाइंड उनकी वैल्यू है जो आप देख रहे हैं। इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, तो आपको यहाँ पता लगा कि चीनी के स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये जून में हमें साफ हो गया था, वहां से तेजी देख रहे हैं। तो ये सारे शुगर स्टॉक्स को एक साथ हम लोग देख रहे हैं। तो 10 से ज्यादा चार्ट्स हो गए एक साथ और आज का अदालत जो है उसको समेटने का, समाप्त करने का समय आया है। बड़ी रोचक अदालत रही, बड़े कई सारे विषयों पर हमने बात की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की अदालत में हिस्सा लेने के लिए। समय से ज्यादा हो गया लेकिन मजा आया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया आज की अदालत में आप